सर्वप्रथम मिहिर भोज शोध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री ललित सिंह जी दादा साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी संगोष्ठी का आयोजन किया और भारतीय इतिहास के एक अनसंग हीरो जिसके बारे में बताया नहीं गया, जिनको हमने विस्मृत कर दिया, उस महान पुरुष की संगोष्ठी आयोजित की। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक आज इस अवसर पर मुझे एक मारवाड़ी का दुआ याद आया है कि जस आखर लिखे न जठे वा धरती मर जाए, संत सती सूरमा है ओझड़ बेटा है। राजस्थान की इस धरती के महान सूरवीर योद्धा, त्यागी, तपस्वी, मनीषी हुए जिनको हमने भुला दिया। हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने उन्हें भुला दिया, अंग्रेजी इतिहासकारों ने उनको भुला दिया। और ऐसे ही महान पुरुषों में सम्राट मिहिर भोज थे। हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, इसमें हमेशा एक लाइन आती है कि हर्षवर्धन के पश्चात भारत के अंदर कोई सम्राट नहीं हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। हर्षवर्धन से ज्यादा बड़ा साम्राज्य मिहिर भोज का था, नागभट्ट का था, वत्सराज का था, विग्रहराज चतुर्थ का था और पृथ्वीराज चौहान का था। तो ये जो इतिहास के अंदर इस प्रकार की जो हमें शिक्षा दी गई है कि भारत एक भौगोलिक रूप से और एक सांस्कृतिक रूप से एक नहीं था, इस चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। इतिहास की उन विसंगतियों को हमें दूर करना होगा कि उन इतिहासकारों ने किस उद्देश्य से उस इतिहास को उस समय लिखा, उस इतिहास को अंग्रेजों ने किस हिसाब से पेश किया, कर्नल जेम्स टॉड ने किस हिसाब से पेश किया, विंसेंट स्मिथ ने किस हिसाब से पेश किया, और उस समय के हमारे जो इंडियन एपिग्राफिक में जो जिन्होंने अपने शिलालेखों के अध्ययन में उनकी जो व्याख्याएं की वो किस हिसाब से पेश की, उनके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। सम्राट मिहिर भोज एक महान, यदि भारतीय संस्कृति के पुरोधा के रूप में यदि हम उन्हें कहें तो हम उन्हें कह सकते हैं। मुझे बचपन से ही ये रुचि थी कि सम्राट मिहिर भोज कहाँ के थे। आज हम बात करते हैं उज्जैन की, कन्नौज की, पर मैं आपको आज मुझे आपने आमंत्रित किया है तो मैंने जो उनके ऊपर जो शोध किया है, जो कार्य किया है, तो प्रत्यार साम्राज्य था, जो प्रत्यार वंश था, उस प्रत्यार वंश का उद्गम कहां से हुआ। कई इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है। वैद्यनाथ पुरी ने लिखा है, बद्री प्रसाद जी शांकलिया ने लिखा है, महामनीषी के मुंशी जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, और 48 के अंदर जब कबायली अटैक हुआ था उस समय उस कबायली अटैक को और हैदराबाद पुलिस एक्शन को उन्होंने डील किया था। के मुंशी ने बस मिहिर भोज पर एक पुस्तक लिखी थी, द ग्लोरी दैट वाज गुजर रेस। तो मिहिर भोज कहाँ के थे? मिहिर भोज प्रत्यार शब्द कहां से आया? प्रत्यार शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहली बार 612 के अंदर जो बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही का, उस बसंतगढ़ के शिलालेख में हमें पहली बार प्रत्यार शब्द का दर्शन होता है कि प्रत्यार कौन थे। प्रत्यार लक्ष्मण के वंशज थे और रजिल उस समय वहां का प्रांतपति था, जो बसंतगढ़ जिसको पूर्व में वशिष्ठपुर कहते थे। उस रजिल की वंश परंपरा के अंदर आप जब कभी बसंतगढ़ आपका जाना हो तो बसंतगढ़ के पास में ही एक मां सरस्वती का मंदिर है, हजारी। हजारी के अंदर, इसी जोधपुर के अंदर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के जो संस्थापक थे मुनि जन्मेजय, जिन्होंने असंख्य पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और असंख्य पांडुलिपियों का उन्होंने संपादन किया और प्रकाशन किया। आज भी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अपने यहाँ मौजूद है। तो मुनि जन्मेजय जब अपने ग्रंथों की खोज में निकले थे, उन्होंने भारत भर का भ्रमण किया और असंख्य पांडुलिपियों का उन्होंने संपादन किया, शोध किया और उसको प्रकाशन किया। तो वो जब वहां हजारी बसंतगढ़ के पास एक जगह है, वहां पहुंचे, तब उनको पता लगा कि जो मिहिर भोज के जो प्रतिपितामह थे वत्सराज प्रत्यार,
वो वत्सराज प्रतिहार हजारी के ठाकुर। इस वंश का उद्गम कैसे हुआ? क्या भारत के रणनीतिक मंच पे एकाएक कोई व्यक्ति प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके पीछे की भूमिका थी। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड, अरब राइटर सुलेमान, उन लोगों ने जिन प्रतिहार शासकों के बारे में और मिहिर भोज की जो विजय यात्राएं थी जिनके बारे में वर्णन किया है, तो हमें पता लगता है कि जो उस समय की तत्कालीन भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में अर्बुदरण्य का जो क्षेत्र था, जो आबू के आसपास का जो क्षेत्र था, उन क्षेत्र के अंदर प्राचीन क्षत्रिय गणसंघ जो निवास करते थे, जिनका वर्णन महाभारत के सभा पर्व में आता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में आता है कि जो क्षत्रिय गणसंघ थे वो वहां मालव, योद्धे, अर्जुनायन, शिबी, रथिकों के रूप में रह रहे थे। उन सब गणसंघों का वहां एक संघ बना था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण आज से 2500 वर्ष पूर्व है। अखेमेनियन एम्पायर, जो ईरान का एक एम्पायर था, 2500 वर्ष पूर्व भारत के ऊपर पहला आक्रमण आता है। और वो आक्रमण इतना प्रबल आक्रमण था कि सिंध, अफगानिस्तान को पार करता हुआ मध्यमिका तक पहुंचा था। उस आक्रमण को रोकने का संकल्प उस समय जो अर्बुदरण्य के क्षेत्र में जो भी क्षत्रिय थे उन्होंने उठाया और उस आक्रमण को रोका। उस आक्रमण के पश्चात जो दूसरा आक्रमण आया, वो आक्रमण आया 325 ईसा पूर्व सिकंदर का। और सिकंदर के आक्रमण को भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया। मालव और सुदृढ़ जो गणसंघ थे उनकी सेनाओं ने, कुछ गणसंघ उस समय सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, उस पंजाब के क्षेत्र से पलायन करके अर्बुदरण्य और राजस्थान की मरुभूमि में आ गए। उसमें से कुछ क्षत्रिय वंश भी थे, मद्रक भी थे, मालव भी थे, योद्धे भी थे, जिनसे योद्धेयों से बाद में तंवर सब प्रचलित में आया। तो उन गणसंघों ने आबू के अंदर एक वशिष्ठ आश्रम के अंदर इकट्ठे होकर के उन्होंने शक जो आक्रमण था उस आक्रमण का सामना किया। शक सम्राट नहपान को उन्होंने निहत किया और नहपान की जब हार हुई तो जो मालव सम्राट थे उनके नाम से विक्रम संवत की स्थापना और शकों से जो विजय हुई उसी विजय के उपलक्ष्य में हम विक्रम संवत को मानते हैं। विक्रम संवत के पश्चात 450 ईस्वी में भारत पर एक बार पुनः प्रबल आक्रमण आया हुणों का। मध्य एशिया से हुण 25 लाख की संख्या में भारत की तरफ आए और उन्होंने कश्मीर से लेकर नर्मदा तक पूरे भारत को रौंद दिया। ऐसी स्थिति में पुनः भारत की संस्कृति को और भारत के धर्म और सनातन धर्म को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई। उसी वशिष्ठ आश्रम के अंदर 450 ईस्वी में पुनः अग्निवंश जो वैदिक क्षत्रिय थे उनका संघ इकट्ठा हुआ और उसी संघ ने हुणों से भारत भूमि को मुक्त करवाया। हुणों के पश्चात हुणों का आक्रमण शांत हुआ। उसके पश्चात सबसे एक प्रबल शक्ति जिसका विश्व के रंगमंच पर उदय हुआ था वो शक्ति थी अरब में इस्लाम। इस्लाम का जन्म होने के पश्चात 632 में भारत के अंदर खलीफा हसीम के समय में पहला आक्रमण, वह आक्रमण पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ से आया। तो उस आक्रमण को रोकने के लिए पुनः आबू के अंदर सभी जो गणसंघ थे वो इकट्ठे हुए। आयुधजीवी जो गणसंघ थे उन्होंने इकट्ठे होकर के उस खलीफा हाशिम की फौज के खिलाफ जो युद्ध हुआ वो भीनमाल में। उस भीनमाल में युद्ध के पश्चात उन गणसंघों की जीत हुई। जीत होने के पश्चात प्रथम जो सम्राट जिसका उदय होता है वो था नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम का जन्म सिरोही जिले में, अभी आप कभी जाएं तो आबू के पास में गांव है टोडा पालरी, उस टोडा पालरी में नागभट्ट का जन्म। और उस समय भीमाल के अंदर चावड़ों का शासन था। चावड़ों के शासन को चावड़ों के कमजोर शासन को समाप्त करके नागभट्ट ने भीमाल में शासक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। नागभट्ट प्रथम के समय में 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण आया, उस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण
को भी विफल, सिंध और अफगानिस्तान से आगे उस आंधी को रोकने का कार्य नागभट्ट ने किया। नागभट्ट के पश्चात देवराज और देवराज के पश्चात वत्सराज। वत्सराज वो व्यक्ति था जिसने प्रत्यार शक्ति को आबू से आगे बढ़ाकर उत्तरापथ तक अपनी शक्ति को विस्तीर्ण किया। वत्सराज ने 748 में राजधानी बसंतगढ़ से भीनमाल, भीनमाल से जालोर और जालोर से कन्नौज और कन्नौज से उज्जैन स्थापित की। उसी वत्सराज का जो पुत्र था नागभट्ट, नागभट्ट का जो पुत्र था दंदुक, दंदुक के पुत्र के रूप में मिहिर भोज ने जन्म लिया। आज भी पिंडवाड़ा के पास में धांधपुर गांव है जो मिहिर भोज के पिता के नाम से बसा हुआ है। धांधपुर में बाद में उनकी जो मां थी अयप्पा देवी और दंदुक के बीच विवाद पैदा हो गया। विवाद पैदा होने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। तो वो एक सिरोही के अंदर एक मिहिरपुर गांव है, मिहिरपुर, उस मिहिरपुर गांव के अंदर वो अयप्पा देवी रही और उन्होंने ये सूर्य भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे पुत्र होता है तो मैं उसका नाम मिहिर के ऊपर रखूंगी। कालांतर में जब अयप्पा देवी के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम मिहिर भोज रखा। और वो मिहिर भोज उसने पुनः जो अपने परिवार का गौरव था, अपने कुल का गौरव था, उस गौरव को बढ़ाते हुए वहां से आगे बढ़ करके कन्नौज और उज्जैन तक अपनी सत्ता को वापस स्थापित की। और बाद में उसी मिहिरपुर गांव में जिनमें उनका जन्म हुआ था वहां उन्होंने सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण कराया। वो सूर्य भगवान का मंदिर आज भी मौजूद है और वो आज भी जहाँ मिहिर भोज का जन्म हुआ था वो उसी अर्बुदारण्य के क्षेत्र में हुआ था, उसी मिहिरपुर गांव में हुआ था। और मिहिरपुर से आगे बढ़कर जब अरब आक्रमणों की आंधी रुक नहीं रही थी तब मिहिर भोज ने आप जब गोडवाड़ का जो क्षेत्र है जो आपके सिरोही में पिंडवाड़ा से लेकर के अरावली की जो पर्वतमाला शुरू होती है उसको गोडवाड़ बोलते हैं। और गोडवाड़ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर अजमेर और आगे दौसा दिल्ली तक जो पूरा अपना अरावली का जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला पर मिहिर भोज ने 1000 चौकियों का निर्माण किया। उस किले का नाम कटारगढ़ था जो उन्होंने शिवाड़ी से लेकर के फतेहपुर सीकरी तक उस समय में 1000 चौकियों का निर्माण करवाया। और 1000 चौकियों का निर्माण कराने के पश्चात उस समय उनके पास जो हाथियों की फौज, जो घुड़सवार सेना और जो पैदल सेना थी उसकी संख्या 8 लाख थी। अरब यात्री सुलेमान लिखता है कि भारत का जो सम्राट है मिहिर भोज, उसके पास इतनी विशाल सेना है कि हम भारत को नहीं जीत सकते। उस विशाल सेना को उन्होंने 4 भागों में बांटा था, पश्चिम में, सिंध में, अफगानिस्तान में, दिल्ली के आसपास, दौसा, कन्नौज, उज्जैन तक उन्होंने अपनी उस सेनाओं को मिहिर भोज ने बांटा था। मिहिर भोज इसके अलावा एक महान रणकुशल सेनापति के अलावा संस्कृति के बहुत बड़े उपासक थे। आज आपको जो प्रतिहारकालीन मंदिर मिलते हैं ओसिया का जो सच्चाई माता का मंदिर है ये वत्सराज के वत्सराज ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जब वत्सराज राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गया था तो अपने अंतिम समय में वत्सराज ओसिया में रहे थे। अंतिम समय में उन्होंने सच्चाई माता के मंदिर की स्थापना की थी। मिहिर भोज के हाथ का मंदिर आपको बुचकला में उन्होंने भगवान शिव के एक मंदिर का निर्माण कराया था, वो आज भी बुचकला के अंदर मौजूद है। उसके अलावा दौसा के अंदर जो अभानेरी की बावड़ी है उस अभानेरी की बावड़ी का निर्माण वत्सराज ने करवाया, मिहिर भोज ने करवाया था। फिर आप जब ग्वालियर के आसपास जाते हैं तो जो 64 योगिनियों का मंदिर है उस 64 योगिनियों का मंदिर का निर्माण भी मिहिर भोज ने करवाया था। दौसा के पास एक चामुंडा माता का मंदिर है अभानेरी बावड़ी के पास, उसका निर्माण भी मिहिर भोज ने करवाया। इसके अलावा आज भी राजस्थान के अंदर आबू के क्षेत्र के अंदर आपके नागौर तक पुष्कर के अंदर भी उन्होंने वरा स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। भीनमाल के अंदर उन्होंने जो आज वरा
भगवान का मंदिर है, उसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया। मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि दी गई। आदिवरा की उपाधि इसलिए दी गई कि जिस प्रकार पृथ्वी का उद्धार भगवान वरा ने किया था, उस समय भारतवर्ष का उद्धार मिहिर भोज ने किया। मिहिर भोज एक महान सूरवीर के साथ साथ धर्म और संस्कृति के प्रबल प्रतिपालक थे। जिन माघ की अब जयंती पर मनाएंगे, महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की, वो महाकवि माघ मिहिर भोज के दरबार में सुशोभित थे और हमेशा उनकी जो कृपा थी मिहिर भोज की, वो माघ पर बनी रही। बाद में जब मिहिर भोज कालांतर में उज्जैन रहने लग गए, भीनमाल और अर्बुदारण्य का क्षेत्र छोड़ करके, तो उनको किसी ने बताया कि माघ बहुत दानी थे। जो भी व्यक्ति उनके पास आता था वो उसको दान देते थे माघ। तो ऐसी स्थिति में उनकी जीवनचर्या निकलनी बड़ी मुश्किल हो गई। तो किसी ने मिहिर भोज को कहा कि साहब माघ की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो उन्होंने वहां आदमी भेजा कि माघ को कहना कि आप सब परिवार मेरे पास आओ। उस समय बड़ों के छकड़े होते थे, उन छकड़ों पर बैठ के माघ भीनमाल से जब उज्जैन पहुंचे तो मिहिर भोज ने एक कोस आगे आकर उनका सम्मान किया। सम्मान करके उनको अपने साथ राजमहल में ले गए। राजमहल में ले जा करके उन्होंने माघ को कहा कि आप यहीं रहो और बच जाओ, कि नहीं मुझे वापस भीनमाल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उस जो बड़ बैलगाड़ी वो लेकर आए थे, उस बैलगाड़ी को उन्होंने क्षण मुद्राओं से कर दिया। ये बैलगाड़ी आपके काम आएगी अंतिम समय के लिए। माघ वहां से थोड़ी दानी थे माघ, तो वो जो रवाना हुए तो जब तक वो भीनमाल पहुंचे तब तक क्षण मुद्रा उन्होंने रास्ते में डालकर, तो वापस जब भीनमाल पहुंचे तो उनकी स्थिति वो की वो हो गई जब वहां से रवाना हुए। फिर अत्यंत कष्टप्रद दशा के अंदर माघ का विपन्न अवस्था के अंदर देहांत हुआ। और जब ये खबर मिहिर भोज को लगी तो उन्होंने कहा कि अब श्रीमाल नहीं रहा, कि जहां माघ जैसे व्यक्ति को भी अंतिम समय में इतना कष्ट देखना पड़ा, तो वो जो श्रीमालपुर जो अपनी समृद्धि और अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था, जब ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्वरूप सिद्धांत की रचना की थी, जहाँ शिशुपाल वध की रचना हुई थी, ऐसे कवि के साथ यदि इस ढंग का जो व्यवहार हुआ है तो माघ अब श्रीमाल नहीं रहा। तो मिहिर भोज भारतीय संस्कृति के परम उपासक थे। अपनी जो प्राचीन स्थापत्य कला, जो सांस्कृतिक विधाएं थी, उन सारी सांस्कृतिक विधाओं को उन्होंने सम्मान दिया। जब 890 तक उनका काल रहा, 836 से लेकर 890 तक उन्होंने शासन किया। करीब 50 वर्ष तक उन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की। और एक युद्ध के अंदर 838 का जो आक्रमण था खलीफा जुनैद के समय में, उस समय वो अफगानिस्तान और सिंध पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं अपन सिंधु को पार करके अरब पे आक्रमण करते। अरब पर आक्रमण करने की सोच रखने वाला वो मात्र एक हिंदू सम्राट था, जिसने कहा कि अपन खलीफा को ही खत्म कर दें ताकि विश्व में शांति हो जाएगी। मगर उस समय की जो मर्यादाएं थी कि सिंधु को पार करने से हिंदू नहीं रहता है, उस मर्यादा में ब्राह्मणों को रोक दिया कि आप सिंधु पार नहीं कर सकते। यदि उस समय मिहिर भोज सिंधु पार कर लेता तो विश्व का इतिहास ही दूसरा होता। तो आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज उनके मिहिर भोज की संगोष्ठी में मुझे भी अवसर मिला यहाँ आने का। और मिहिर भोज के बारे में बहुत कम लिखा गया है। जो उस महान पुरुष का इतिहास में स्थान होना चाहिए था, वो स्थान इतिहास में हम लोगों के द्वारा उनको नहीं दिया गया है। परंतु आज आप अरब की क्रॉनिकल्स को पढ़ें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको आप पढ़ें, तो उन्होंने मिहिर भोज की जो विजयों है, जो मिहिर भोज का जो व्यक्तित्व और मिहिर भोज का जो कृतित्व रहा है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। हैंसांग ने तत्कालीन उन्होंने भीनमाल की यात्रा की। हैंसांग ने उस समय भीनमाल और इस सारे क्षेत्र का जो वैभव था
जो रणनीतिक वैभव था उसका उन्होंने वर्णन किया है। आज मिहिर भोज के बारे में कई लोग शोध कर रहे हैं, पर उनको ये जो चीजें हैं जो कि हमारे प्रकाश में नहीं आई है, इन सारी चीजों के बारे में शोध करना चाहिए। प्रतिहारों का उद्भव कैसे हुआ, मिहिर भोज की और कौन कौन विजय रही है और उनके क्या क्या कार्य रहे हैं, इनके बारे में भी हमें शोध करने की आवश्यकता है। मिहिर भोज द्वारा ग्वालियर के दुर्ग का अधिकांश जो निर्माण है वो मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार से कई चीजें उनके दान पत्र लीडवाड़ा के में मिलते हैं, बुचकला में मिलते हैं, नागो आपके निवास के अंदर जो मगरमंडी देवी का मंदिर है उसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया। इसी प्रकार से कई जो आज प्रतिहार कालीन आपको मंदिर मिलते हैं, जो उस समय की हमारी नागर स्थापत्य कला थी, जो तक्षण कला थी, जो देवनागरी लिपि जिसको आज अपन मानते हैं, उसका उन्होंने संरक्षण किया। अर्बुदारण्य के क्षेत्र से निकलकर उन लोगों ने भारत उत्तरापथ के एक सबसे बड़े सम्राट के रूप में अपने को स्थापित किया। और मैं आज आपको कहता हूं कि मिहिर भोज यदि नहीं होते तो जिस प्रकार अरब की आंधी ने ईरान को खत्म किया, पर्शिया को खत्म किया, अलेक्जेंड्रिया को खत्म किया, रोमन साम्राज्य को खत्म किया, उसी प्रकार से भारत की भी हालत होती। मगर उस मिहिर भोज का इतना जबरदस्त प्रभाव रहा और उनका इतनी रणकुशलता रही कि आने वाले उनके जाने के पश्चात भी 150 वर्षों तक भारत भूमि अरब आक्रमण से मुक्त रही। मिहिर भोज के पश्चात 1025 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण आया था और उसके बाद में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण आया था। तो मिहिर भोज ने का जो साम्राज्य था वो तत्कालीन समय में कश्मीर से लेकर के विंध्याचल के पर्वतों तक और बंगाल से लेकर काठियावाड़ तक विस्तृत साम्राज्य था। हर्षवर्धन और जो गुप्त साम्राज्य जिनके पर बात करते हैं, उन सबसे मिहिर भोज का साम्राज्य बना था। उन सबसे ज्यादा विजय मिहिर भोज की थी। यदि उस समय भारत के अंदर राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत की शक्ति थी, अमोघवश, ध्रुव और इधर प्रतिहार यदि मिल जाते तो भारत का इतिहास नहीं पूछ जाता। मिहिर भोज का हमारे जोधपुर से ये जो मारवाड़ है, फर्रुखाबाद प्रदेश है, इसमें भी जो अभी इंदा प्रतिहार विरासतें हैं वो उन्हीं के परिवार से हैं और उन्हीं के वंशज हैं। मिहिर भोज के ही जो योग्य परिवार के जो लोग थे, नारराव परिवार, जिनका अपन नाम सुनते हैं मंडूर के शासक के रूप में, उन्हीं नारराव प्रतिहार ने पुष्कर के सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया। पुष्कर सरोवर लुप्त हो चुका था, उस पुष्कर के सरोवर का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। मेड़ता के अंदर जो चतुर्भुज का मंदिर है वो उन्होंने बनाया, मेड़ांतक इसका नाम था। मिहिर भोज ने अपनी सेनाओं को 4 अलग अलग जगह पर रख करके अरब आक्रामकों से भारत को बचाया और उसी की ये देन रही कि 250 वर्षों तक प्रतिहारों का जो प्रतिशोध रहा अरब आक्रामकों से, जिससे भारतवर्ष अरब आक्रमणकारियों से मुक्त रहा। इसके अलावा उन्होंने जो एक और काम किया मिहिर भोज ने, जो आज प्रकाश में नहीं है, मगर उन्होंने जो सिंध और अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं को उस समय जो मतलब जबरदस्ती उनको उनकी आस्था से हटा दिया गया था, उन सभी का उन्होंने पुनः वापस शुद्धिकरण किया, उनको अपने साथ मिलाया और ये संदेश दिया कि भविष्य में भी यदि हमें कभी सुदृढ़ता के साथ रहना है तो सभी लोगों को युद्ध के लिए सन्नद्ध रहना होगा और राष्ट्र के लिए अपने आप को सौंपना होगा। 8 लाख की फौज केवल उनके परिवार की नहीं थी, उसके अंदर सभी समाजों के, सभी वर्गों के लोग थे। वो जो भावना थी, वो भावना आज पुनः हमें स्थापित करनी होगी यदि भविष्य के अंदर हमें हमारी आंतरिक समस्याएं या बाह्य समस्याओं से मुकाबला करना है। तो जो मिहिर भोज की जो रणनीति थी, जिसके अंदर उन्होंने समाज के सभी तबके को एक सैनिक के रूप में और एक उसकी उपयोगिता उन्होंने जो सिद्ध की थी, उसी अनुरूप
उन्हें कार्य करना होगा। मैं प्रोफेसर दलीप सिंह साहब का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मिहिर भोज के जीवन के अनछुए पहलू हैं, जो उनकी जीवनी थी, वो जीवनी हमें बहुत छिन्न भिन्न अवस्था में मिलती है। जैन एक मुनि हुए थे, उन्होंने प्रभाकर चरित्र की रचना की अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में उन्होंने मिहिर भोज के बारे में काफी लिखा। उसके अलावा हमारे गोडवाड़ के अंदर जितने भी जैन भंडार हैं, जैनों की जो पोथियां हैं, कुलगुरुओं की जो पोथियां हैं, उस समय का जो तत्कालीन समाज था और उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी और उस समय के जो गणसंघ थे, उन गणसंघों में क्या कार्य थे, किस रूप से युद्ध की रणनीति होती थी और क्या क्या उनके कार्य थे, उन सब का उन जैन ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है। अपभ्रंश के साहित्य में हमें उनका वर्णन मिलता है। अरब क्रॉनिकल्स में हमें उनका वर्णन मिलता है। और अभी प्रोफेसर रिचर्ड जो हुए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी जो अरब इन्वेजन्स हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने अपना बहुत अच्छा रिसर्च किया था। उस रिसर्च में भी हमें मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज, महेंद्रपाल और जितने भी प्रतिहार सम्राट हुए हैं उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस शोध प्रकोष्ठ के माध्यम से हमें मिहिर भोज के बारे में और भी ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेगी और जो शोधार्थी हैं वो इस विषय के ऊपर शोध करें, यही उस महापुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे इस विषय का जानकार नहीं होते हुए भी मुझे आपने याद फरमाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।